हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में लेकर आए हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की यूनिट 2 जो कि है प्लांट लेआउट के ऊपर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सिलेबस में हमें यूनिट 2 के बारे में प्लांट लोकेशन गिवन है टॉपिक और प्लांट लेआउट टॉपिक गिवन है। तो हम जो है लेआउट को कवर करेंगे। एग्ज़ाम में आपको लेआउट का क्वेश्चन भी मिलेगा, लोकेशन का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो लेआउट की आज हम बात करेंगे तो फुल टॉपिक कवर कर लेंगे। जो भी हमारे सिलेबस में गिवन है वही वाला हम कवर करेंगे, उससे फालतू हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें ताकि आपको सारी वीडियोस मिल जाए। क्वेश्चन पेपर भी उसमें गिवन है प्रीवियस ईयर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है प्लांट लेआउट और हमें एक डायग्राम गिवन है तो ये डायग्राम हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी हमारी प्लांट की लोकेशन होगी उसमें हम कौन सी चीज़ों को कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे हम अरेंज करेंगे, ये सब दिख रहा है हमें इस डायग्राम में। बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि जब आपने एक प्लांट साइट को सिलेक्ट कर लिया है, लोकेशन आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो अब एंटरप्रेन्योर को ये डिसाइड करना होगा कि प्लांट का लेआउट कैसा रहेगा। एप्रोप्रिएट लेआउट सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट लेआउट डिसीजन आर वेरी क्रिटिकल, बहुत मुश्किल होता है एज दे कंस्टिट्यूट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली आज अगर हम ये सेटअप करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कंसर्न डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट अपॉन द प्लानिंग ऑफ अ लेआउट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है कि लेआउट कैसा है, लेआउट की प्लानिंग कैसी है। तो बात करेंगे सबसे पहले प्लांट लेआउट होता क्या है। प्लांट लेआउट का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड इक्विपमेंट विद इन अ फैक्ट्री। कि एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे, चीज़ें होंगी, मशीनरी टाइप्स हो गया आपका, है ना। तो अब इनको हम कैसे अरेंज करेंगे, वही हमारा प्लांट लेआउट होता है। इट इज़ कंसर्न विद द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मशीन, कि हम क्या करेंगे, इसमें मशीन्स को अरेंजमेंट करेंगे ऑर्डरली, वर्क एरियाज, सर्विस एरियाज, ताकि हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर, यानी कि कम से कम लागत पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। तो प्लांट लेआउट इन्वॉल्व्स मैक्सिमम एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन फैक्ट्री। कि प्लांट लेआउट में ज़्यादा मतलब मैक्सिमम और इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है हमारे रिसोर्सेज का। जो भी फैक्ट्री में हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन इसके द्वारा किया जाता है। अब हमें प्लांट लेआउट की कुछ डेफिनेशंस गिवन है। सबसे पहले जो हमें डेफिनेशन गिवन है वो है प्लांट लेआउट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप अमंग बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्रोडक्शन, ऑपरेशन। तो प्लांट लेआउट का मतलब क्या है कि हमको फिजिकल रिलेशनशिप्स को डेवलपमेंट करना है उनका, लाइक किन के बीच, बिल्डिंग के, इक्विपमेंट, पब्लिक प्रोडक्शन ऑपरेशंस के बीच, विच विल अनेबल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी कैरिड आउट ऑन एफिशिएंटली। और इससे क्या होगा, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एफिशिएंटली काम करेगा। तो ये मॉरिस ई हर्ली के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी। एफ.जी. मोरे ने जो डेफिनेशन दी है प्लांट लेआउट की वो है एनी अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड फैसिलिटीज़। प्लांट लेआउट का क्या मतलब है कि किसी भी मशीन्स और फैसिलिटीज़ की अरेंजमेंट करना ही प्लांट लेआउट है। जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग प्लांट लेआउट क्या है, अरेंजमेंट है मशीन्स का, वर्क एरियाज़ का, सर्विस एरियाज़ का विद इन अ फैक्ट्री। और स्प्रिगल एंड लैंसबर्ग के अकॉर्डिंग प्लांट लेआउट को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो कि ये एक टेक्निक है जिसमें हम मशीन्स को लोकेट करते हैं, प्रोसेसेस एंड प्लांट सर्विसेज को फैक्ट्री में, ताकि हम अचीव कर पाएँ ग्रेटेस्ट पॉसिबल आउटपुट को, हाई क्वालिटी का और कम से कम लागत पर, यानी कि द लोवेस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो अब इन डेफिनेशन से हमको क्या पता लगा, दैट प्लांट लेआउट इज़ कंसर्न्ड विद ऑर्डरली अरेंजमेंट। कि प्लांट लेआउट किससे कंसर्न्ड है कि हमें रिसोर्सेज का अरेंजमेंट ऑर्डरली करना है।
तो डेफिनेशन से हमको ये क्लियर हुआ कि प्लांट लेआउट कंसर्न्ड है किससे, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उसको अरेंज करेंगे ऑर्डरली। इसमें हम हमारे रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, मैन आता है, मशीन्स आती हैं, मटेरियल्स आते हैं, ताकि जो भी वर्क है अंडरटेकिंग का, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो एफिशिएंटली हो पाए, इकोनॉमिकली हो पाए, यानी कि कम से कम लागत पर हो पाए। तो चार्ल्स एच हैज़ वेरी राइटली सेड, तो इन्होंने बहुत सही कहा है। क्या बोला इन्होंने कि इट इज़ सेफ टू से दैट एटलीस्ट 75% ऑफ ऑल प्लांट लेआउट वर्क इज़ प्राइमरली अ प्रॉब्लम इन कटिंग दी सूट टू फिट दी क्लोथ। तो बोला गया है कि इट इज़ सेफ टू से, ये कहना सेफ रहेगा कि दैट प्लांट लेआउट का जो 75% है वर्क इज़ प्राइमरली अ प्रॉब्लम, वो एक प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आप एक सूट को कट कर रहे हो, है ना, तो 75% काम आपका तभी हो जाता है जब आप प्लांट लेआउट को क्या कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो। तो प्लांट लेआउट बेसिकली क्या है, सबसे एक प्राइमरली काम है जिसको आपको करना है। जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दिया सूट का, कि सूट की कटिंग ही जो है 75% काम वहीं हो जाता है और बाकी का फिर 25% तो उसमें स्टिचिंग होती है ना। तो उसी टाइप का एग्जाम्पल लेके इसको समझाया गया है। बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसमें हमें टोटल 17 ऑब्जेक्टिव्स गिवन है प्लांट लेआउट के। तो अगर एफिशिएंट प्लांट लेआउट का एम क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। पहला कि वही टू एंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल एरिया, कि जो भी हमारे पास प्लांट लोकेशन है, जो भी हमारा एरिया है, उसका हमको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है मोस्ट इफेक्टिव वे में। तो ये इंश्योर करता है प्लांट लेआउट। नंबर 2, ये अचीव करता है इकोनॉमीज, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, अनफिनिश्ड गुड्स। तो ये अचीव करता है कि मटेरियल की हैंडलिंग कम से कम लागत पर हो, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स जो है वो कम से कम लागत पर तैयार हो। प्रोडक्शन डीले को मिनिमाइज करता है, कि किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। स्पॉइलेज और स्क्रैप को लेस करता है, कि इंश्योर करता है कि भाई ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो, कोई चीज़ वेस्टेज ना हो। प्रमोट करता है एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को। एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करता है, कम करता है। रिड्यूस करता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को एंड टोटल प्रोसेसिंग टाइम को, मतलब टाइम भी ये कम कर देता है, और ताकि जल्दी से जल्दी हमारा प्रोडक्शन हो। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंश्योर करता है। बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सेफ्टी टू द मैन वर्किंग इन द प्लांट, कि जो भी लोग काम कर रहे हैं प्लांट में उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराना। एफिशिएंट वर्क मेथड्स एम्प्लॉय करना, कि और बेटर एंड इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना, और सफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना, कम करना। मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करना, इम्प्रूव करना मोरल एम्प्लॉयज़ का, और स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करना। तो ये हमारे कुछ 17 ऑब्जेक्टिव्स थे प्लांट लेआउट के। अगर 16 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इनको हेडिंग के तौर पे यूज़ करके लिख सकते हैं, और इसके बीच इसके बारे में आप लिख सकते हैं तो 3 to 4 लाइन्स। तो आगे हम बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट पर, कि भाई इसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ज़्यादातर चांसेस हैं प्लांट लेआउट का प्रिंसिपल्स पूछा जाए। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम हैंडलिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए गुड लेआउट इज़ वन विच रिड्यूसेस द मटीरियल हैंडलिंग टू द मिनिमम, कि मिनिमम हैंडलिंग का जो ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इसके अकॉर्डिंग एक अच्छा लेआउट वही होता है जो मटेरियल हैंडलिंग को रिड्यूस करता है, कम करता है, और दिस विल अल्टीमेटली लीड टू मिनिमम कॉस्ट। और इससे क्या होता है, हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कि जितना ज़्यादा मिनिमम होगा हमारी हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, उतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड मैन पावर शुड बी मिनिमम।
तो मिनिमम डिस्टेंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मूवमेंट, मटेरियल का मूवमेंट होता है ना, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस, तो ये जो मटेरियल्स का जो मूवमेंट हो रहा है और मैन पावर का जो मूवमेंट हो रहा है, इसको कम करना चाहिए। तो प्लांट लेआउट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि डिस्टेंस जो है वो कम हो, मैन और एज वेल एज मटेरियल का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। क्यों, जितने जितने ज़्यादा वो पास पास होंगे तो उतना जल्दी जल्दी काम होगा, और जितने जितने वो दूर दूर होंगे तो उससे टाइम बढ़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और फिर नुकसान होगा, है ना। तो इसीलिए मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। यूटिलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो हमसे बोलता है कि लेआउट को इंश्योर करना चाहिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, कि जो भी हमारी कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और अदर फैसिलिटीज़ जैसे कि हमारी मैन हो गया, मटेरियल हो गया, स्पेस हो गया, इनको हमको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। Unless and until there is efficient utilization of all these factors, the firm will not be able to achieve competitive edge। कि जब तक एक फर्म अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगी इन फैक्टर्स का, तब तक वो कॉम्पिटिटिव एज नहीं अचीव कर पाएगी, मतलब वो कंपटीशन दूसरी फर्म्स के साथ नहीं कर पाएगी। तो अगर कॉम्पिटिटिव बनना है तो आपको अपने यूटिलाइजेशन करना ही होगा रिसोर्सेज का, फैक्टर्स का। उसके बाद जो प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लो और ऑर्डर लाइंस। तो द प्रिंसिपल ऑफ फ्लो कहता है कि प्लांट लेआउट कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिससे मटेरियल का जो फ्लो है वो फ्रीली होना चाहिए, सीक्वेंशियल होना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस में होना चाहिए। और फ्रॉम द स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, देखो हम जानते हैं प्रोडक्शन स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल से और ख़त्म होता है फिनिश प्रोडक्ट से। तो रॉ मटेरियल के स्टेज से लेकर फिनिश गुड्स के स्टेज तक जो मटेरियल का फ़्लो है वो फ्रीली होना चाहिए, सीक्वेंशियल होना चाहिए, किसी भी प्रकार का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लो था। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमसे बोलता है कि एक जो गुड लेआउट होता है वो कैपेबल इनफ होता है, क्योंकि हम जानते हैं नीड्स और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हमेशा बदलती रहती हैं, तो उनको मीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए एक अच्छा लेआउट जो है वो कैपेबल होता है। तो प्लांट लेआउट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए जिसको हम ऑल्टर भी कर पाएँ, जिसको हम चेंज भी कर पाएँ और विदाउट और हमें ज़्यादा लागत भी ना आए, ज़्यादा एफर्ट्स भी ना लगाने पड़े। कहने का ये मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं चेंजेस तो परमानेंट हैं, चेंज तो आएगा ही आएगा। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी की बात करें तो लेआउट इंश्योर करना चाहिए कि लेआउट को कि एडिक्वेट सेफ्टी एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयज़। तो नाम से ही पता चल रहा है ये सेफ्टी का प्रिंसिपल है जो बात करता है सेफ्टी की, यानी कि एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशन सही होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए और सेफ़ होनी चाहिए। तो कंसिडरेशन शुड नॉट ओनली बी गिवन टू द सेफ्टी ऑफ द वर्कर बट ऑल्सो दैट ऑफ पासर्स बाय। तो कहने का ये मतलब है कि वर्कर्स की ही सेफ्टी नहीं देखनी बल्कि और चीज़ों की भी ध्यान रखना है। तो एक्सीडेंट्स का स्कोप कम होना चाहिए, ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। आपको मशीनरी की फेंसिंग प्रॉपर वे में करनी चाहिए और मशीनरी शुड ऑल्सो बी सेफ गार्ड। ऑब्वियसली मशीन खुद भी मशीन क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए, भाई उसमें आग नहीं लगनी चाहिए या थेफ्ट। तो ये सब प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी के अंतर्गत आता है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो प्रिंसिपल, ये एक्सेसिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो एम्फसाइज करता है कि फैसिलिटी शुड बी एक्सेसिबल ईजीली एंड टाइमली, कि जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो हमको आसानी से और टाइमली मिल जाए, एक्सेस कर पाएँ हम। स्पेशली द वंस विच आर ऑफ इम्पॉर्टेंट नेचर, यानी कि वो वाली फैसिलिटीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लाइक मैन हो गया, लेबर, है ना। तो वाइल प्लानिंग द प्लांट लेआउट, जब आप प्लांट लेआउट प्लान कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है फैसिलिटी का और फैसिलिटीज़ का विच मे बी रिक्वायर्ड एट अ शॉर्ट नोटिस और ऑन अर्जेंट बेसिस, जो आपको शॉर्ट नोटिस पे अवेलेबल भी हो जाए। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जब आप मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मशीनरी वहीं पे
रखी जानी चाहिए, वहीं पे प्लेस की जानी चाहिए। एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस होना चाहिए, दीवार के साथ नहीं चिपका के रखनी, दीवार से थोड़ा हट के, थोड़ा डिस्टेंस से। और अगर कोई फ्यूचर में इसकी रिपेयरिंग की भी बात आए तो आसानी से वो काम हो पाए बिना डिस्टर्बेंस के। एक्सपेंशन का प्रिंसिपल हमसे बोलता है, नेक्स्ट 8 हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन, कि एवरी बिजनेस लाइक टू ग्रो एंड एक्सपैंड। हम जानते हैं हर बिजनेस यही चाहता है ना कि हमको आगे ग्रो भी तो करना है, अपना बिजनेस एक्सपैंड भी तो करना है। कब तक हम इसी लेवल पे काम करते रहेंगे, हमें अपना लेवल को इंक्रीज़ करना है। तो जब आप डिसाइड कर रहे हो प्लांट लेआउट, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें फ्यूचर में एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफिकेशंस होंगे। तो जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो लेआउट कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो आपके एक्सपेंशन को सपोर्ट करे। लाइक आपको एक और मशीनरी इंस्टॉल करनी है अपनी फैसिलिटी में, प्लांट लोकेशन में, तो आप कर पाएँ इजीली। तो प्लांट लेआउट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो इफ़ेक्टिव लेआउट जो है वो कैपेबल होना चाहिए सभी फैक्टर्स को इंटीग्रेट करने में। लाइक हमारे जो फैक्टर्स हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, स्पेस एंड कैपेसिटी, तो इनको इंटीग्रेट करने में वो कैपेबल होना चाहिए ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिल सके हमें इन रिसोर्सेज का। तो अब प्रिंसिपल ये जो प्रिंसिपल है ये हमसे और भी कुछ कहता है कि दैट इट इज़ नॉट ओनली द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट विच नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट बट ऑल्सो द फ्यूचर एंटिसिपेटेड चेंजेस। कि ये प्रिंसिपल हमसे बोलता है कि आपको प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स का तो ध्यान देना ही देना है, बल्कि फ्यूचर का भी देना है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको इंटीग्रेशन करना है जब आप प्लांट लेआउट डिसाइड कर रहे हो। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट लेआउट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला है पॉलिसीज़ ऑफ मैनेजमेंट। तो पॉलिसी जो भी होती हैं मैनेजमेंट की, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है लेआउट को। तो दीज पॉलिसीज़ इंक्लूड मैनेजरियल डिसीज़न। अब इस पॉलिसी में क्या हो सकता है कि मैनेजरियल डिसीज़न विद रिगार्ड टू द साइज़ ऑफ द प्लांट, कि भाई प्लांट का साइज़ ये रहेगा, स्कोप ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, फैसिलिटी टू एम्प्लॉय, ये सारी क्या हैं, ये पॉलिसीज़ हैं, मैनेजरियल पॉलिसीज़ हैं, मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ हैं। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कीप इन माइंड द वेरियस पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट बिफोर डिसाइडिंग अबाउट द लेआउट। जब आप लेआउट डिसाइड करने जा रहे हो उससे पहले आपको मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ अपने माइंड में रखनी होगी एंड देन आफ्टर आप लेआउट डिसाइड करोगे। तो पॉलिसीज़ ऑफ मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस करता है ग्रेटली प्लांट लेआउट को। ऑब्वियसली नेक्स्ट आता है लोकेशन ऑफ प्लांट। तो लोकेशन ऑफ प्लांट एक अनदर फैक्टर है जो प्लांट लेआउट को इन्फ्लुएंस करता है। द साइज, शेप, टोपोग्राफी एंड द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द साइट ऑफ द प्लांट आर ऑल इम्पॉर्टेंट। देखो प्लांट का साइज़ जो कि है और शेप क्या है, क्लाइमेट कंडीशंस क्या हैं उसकी, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब आप एक जनरल लेआउट डिसाइड कर रहे हो। एंड द फ्लो ऑफ वर्क इन आउट ऑफ द प्लांट, की जो भी काम का फ्लो है इन आउट, तो ये सब ध्यान में रखा जाता है। तो लोकेशन ऑफ प्लांट भी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है प्लांट लेआउट को। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो लेआउट ऑफ ए प्लांट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट। की प्लांट का जो लेआउट है वो बेसिकली प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हो। अगर आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो बहुत काफ़ी हैवी है, बल्कि आइटम्स आप बना रहे हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो, तो इसके लिए आपको एक डिफरेंट लेआउट चाहिए एज़ कम्पेयर टू लाइट एंड स्मॉल आइटम्स। तो प्रोडक्ट का नेचर भी ये डिसाइड करता है, मतलब प्रोडक्ट के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आपका लेआउट कैसा होगा। तो अब कुछ प्रोडक्ट्स का जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो प्रोडक्शन ऑपरेशन को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, और वाइल द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन अदर प्रोडक्ट रिक्वायर आइसोलेशन। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शंस को इंटीग्रेटेड किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन अदर प्रोडक्ट होते हैं जिनको आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट होती है बजाय कि इंटीग्रेशन के। लाइक यहाँ पे बोला गया है एज इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डेंजरस ऑपरेशंस, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट और
डेंजरस ऑपरेशंस के केस में बात की गई है कि इसमें आइसोलेशन की ज़रूरत है बजाय कि इंटीग्रेशन की। तो इन दी सेम मैनर में अगर हम बात करें, अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं लग्जरी नेचर के, तो उसमें मिनिमम यूज़ होगा मेक मिनिमम यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट वाइल अ नेसेसरी प्रोडक्ट मेक यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। कि लग्जरी नेचर के प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड यूज़ इक्विपमेंट का यूज़ कम होगा और नेसेसिटी प्रोडक्ट अगर आप बनाओगे तो वहाँ पे यूज़ ज़्यादा होगा। ओब्वियसली लग्जरी आइटम्स आप कम मात्रा में बनाओगे बजाय कि नेसेसिटी, तो क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बनेगी तो इसमें ज़्यादा यूज़ होगा इक्विपमेंट्स का। तो नेचर ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फर्दर इन्फ्लुएंस द लेआउट डिसीजन। तो ये इक्विपमेंट का भी जो है एक फैक्टर है जो डिसाइड इन्फ्लुएंस करता है प्लांट लेआउट को। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोर स्पेस की बात करें तो लेआउट इंजीनियर्स हैव ऑल्सो टू कीप इन माइंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोर स्पेस इन अ पर्टिकुलर प्लांट। तो जो लेआउट इंजीनियर्स होते हैं हैव ऑल्सो टू कीप इन माइंड, उनको भी अपने माइंड में रखना होता है कि कितना फ्लोर है, कितना स्पेस है एक पर्टिकुलर प्लांट में जब वो प्लांट लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये काम इंजीनियर्स करते हैं। तो इंजीनियर्स अपने माइंड में ये बात रखते हैं। पहले तो वो ये देखेंगे कि हमारे पास स्पेस कितना है, स्पेस के हिसाब से, फ्लोर स्पेस के हिसाब से वो प्लांट लेआउट को डिज़ाइन करते हैं। फ्लोर स्पेस एक लिमिटिंग फैक्टर है और प्रोडक्ट लेआउट में बी कंसीडर्ड। तो फिर यही सब। इसके बाद टाइप ऑफ इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लेआउट ऑफ प्लांट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इसकी 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की। तो वो कैटेगरीज क्या हैं? पहली कैटेगरी है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री, दूसरी कैटेगरी है इंटरप्टेड प्रोसेस इंडस्ट्री। बात करेंगे सबसे पहले कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री की। तो ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें मटेरियल्स आर जनरली फेड इनटू द मशीन। जब हम मशीन में मटेरियल्स डालते हैं एक एंड से और फिनिश प्रोडक्ट्स फिर हमें रिसीव होते हैं दूसरे एंड में। लाइक आप पेपर मेकिंग कर रहे हो या आप शुगर बना रहे हो या ऑयल रिफाइनिंग का काम हो रहा है, तो एक साइड एक एंड से आप प्रोडक्ट उसमें डालोगे मटेरियल को और दूसरी तरफ से आपको फिनिश प्रोडक्ट बनकर तैयार मिलेगा। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ मटेरियल कॉन्टीन्यूअस होता है, वन ऑपरेशन फॉलो किया जाता है बिना किसी इंटरप्शन के, यानी कि बिना किसी की इंटरफेयर के। तो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री के हिसाब से आप लेआउट बनाओगे। कॉन्टीन्यूअस मतलब लगातार जहाँ पे काम हो ही रहा है। इंटरप्टेड की बात करें तो ये वो टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे प्लांट को यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप बनाते हो। यहाँ पे मटेरियल का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, अलग अलग मशीन्स पे उनको असेंबल किया जाता है, फिर जाके फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो अब इन सच एन इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में वेरियस मशीन्स, बहुत सारी मशीन चाहिए होंगी ना, एक मशीन से तो क्योंकि वो बन नहीं रहा, तो वेरियस मशीन्स अरेंज की जाएंगी, लॉजिकल सीक्वेंस में की जाएंगी कि पहले फर्स्ट मशीन में जाएगा ये रॉ मटेरियल, फिर बन के तैयार होगा, फिर वो सेकंड मशीन के अंदर जाएगा अगले ऑपरेशन के लिए, है ना। तो इस प्रकार से होता है, कुछ हमें लॉजिकल सीक्वेंस में मशीनों को अरेंज करना पड़ता है ताकि हमारे मूवमेंट्स जो हो रहे हैं मटेरियल के उनको हम इंश्योर कर पाएँ कि वो एक मशीन के बाद फिर वो नेक्स्ट मशीन में जाएँ और जब तक वो फिनिश प्रोडक्ट में बनकर तैयार ना हो जाए। तो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेक अरेंजमेंट फॉर द स्टोरेज। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें स्टोरेज का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमारे लेआउट में, ताकि अगर कोई सेमी फिनिश गुड्स है उनको अगर हम फाइनली नहीं भेज पा रहे तो हम जो है स्टोरेज कर पाए उनका। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री का पॉइंट। अब अनदर फैक्टर जो आता है वो आता है नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है इंडस्ट्री ऑल्सो अफेक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट द लेआउट ऑफ प्लांट। तो ये भी जो है प्लांट लेआउट को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यहाँ पे बात हो रही है। तो बोला गया है यहाँ पे हमें 4 प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताए गए हैं, जो कि है पहला सिंथेटिक प्रोसेस, तो और फिर एनालिटिकल। तो धीरे धीरे बात करते हैं। नंबर 1 बात करते हैं सिंथेटिक प्रोसेस की।
तो इस प्रोसेस में क्या होता है, 2 और मोर मटेरियल आर मिक्स टुगेदर, हमें ना 2 या 2 से अधिक मटेरियल हम एक साथ मिक्स करते हैं और फिर जो है एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि लाइमस्टोन एंड क्ले आर मिक्स टुगेदर, कि लाइमस्टोन और क्ले को मिक्स किया जाता है फिर जाके एक सीमेंट बनता है। तो ये क्या है, सिंथेटिक प्रोसेस है जिसमें हमने 2 या 2 से अधिक मटेरियल का यूज़ करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया। एनालिटिकल प्रोसेस की बात करें तो सिंथेटिक प्रोसेस से उल्टा है ये। इस प्रोसेस में हम ब्रेकिंग अप करते हैं, यानी कि ओरिजिनल रॉ मटेरियल को भी हम ब्रेक करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट में। लाइक यहाँ पे बोला गया है पेट्रोलियम, गैस, केरोसिन, कोल टार, बेंजीन एक्सेट्रा। तो इनको क्या करते हैं हम, बोला गया है आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ क्रूड ऑयल। तो ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, क्रूड ऑयल से मिलती हैं। पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, केरोसिन हो गया, कोल टार हो गया एंड बेंजीन, तो ये सारा क्रूड ऑयल के प्रोसेस से मिलता है हमको। तो सिंथेटिक में हम 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट को मिला के एक प्रोडक्ट बना रहे थे। एनालिटिकल प्रोडक्ट में हम एक ही प्रोडक्ट से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जस्ट उल्टा हो गया है। कंडीशनिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में। लाइक यहाँ पे बोला गया है द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जूट आप बना रहे हो, शुगर आप बना रहे हो, है ना। शुगर कैसे बनता है, शुगर केन को लिया देन उसको यूज़ करके फिर शुगर बनता है। तो ये क्या है, एक तरीके से रॉ मटेरियल को हम फिनिश प्रोडक्ट में बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है एक्सट्रैक्शन प्रोडक्ट का। तो एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब हम इसमें प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन करते हैं ओरिजिनल मटेरियल से। लाइक हमने हीट को यूज़ किया, जैसे इन्होंने बोला है कि बॉक्साइट को जब हम गरम करते हैं तो उसमें से हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो ये एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस हो गया। तो इन प्रोसेसेस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा प्लांट लेआउट कैसा होगा। उसके बाद वॉल्यूम टाइप ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे कि आपका टाइप ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, जॉब प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन है या जॉब मास प्रोडक्शन है। तो अलग अलग टाइप के लिए आपको अलग अलग प्लांट लेआउट होगा आपका। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कीप इन माइंड दी वॉल्यूम टाइप्स। तो ये ध्यान रखना है जब आप प्लांट को डिज़ाइन कर रहे हो। यहाँ पे हमें तीनों टाइप के बताए गए हैं। सबसे पहले जॉब प्रोडक्शन। तो जॉब प्रोडक्शन तो हम जानते ही हैं, प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेशल चीज़ को हम बना रहे हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एज़ पर दी कस्टमर के स्पेसिफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, जिसको हम कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इसमें हमारे इंटरमिटेंट प्रोडक्शन आता है। एज़ दी ऑर्डर इज़ ऑब्टेन्ड फर्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले हम ऑर्डर लेते हैं और फिर प्रोडक्शन को कैरी आउट करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्डर में रिक्वायर डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, क्योंकि हर ऑर्डर अलग अलग होता है, अलग अलग ऑर्डर होता है तो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो हैंस मशीन एंड इक्विपमेंट आर टू बी एडजस्टेड। तो मशीन और इक्विपमेंट्स को हम एडजस्ट करते हैं ताकि हम जो है पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर कर पाएँ उस प्रोडक्ट को। मास प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन होता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे लार्ज स्केल में हम प्रोडक्शन करते हैं। इसमें हम एक सिंगल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एट मोस्ट अ वेरी फ्यू वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट इन कंटिन्यूस रिपीटेटिव फॉर्म इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर सेल्स। और अलग अलग इसकी वेराइटीज़ भी हम बना सकते हैं। मशीन मटेरियल एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज़ ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज। जो भी मशीन मटेरियल सीक्वेंस होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है इस प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्ट लेआउट जो है वो कुछ बेस्ट सूटेड होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, इन टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए। जॉब मास प्रोडक्शन की बात करें तो ये मिक्सचर होता है जॉब प्रोडक्शन का और मास प्रोडक्शन का। इसमें हमारे आते हैं बैचेस और लॉट्स। बैच प्रोडक्शन आपने सुना होगा, बट वन बैच नीड नॉट बी सिमिलर इन दी नेचर इन दी अदर बैच। लेकिन यहाँ पर एक बैच जो होगा वो दूसरे बैच से सिमिलर नहीं होगा। इस मेथड में क्या होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट इंटरवल्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। और इसमें हम मास मेथड्स यूज़ करेंगे, जैसे कि इन्होंने बोला है बुक प्रिंटिंग करना, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करना, तो ये जॉब मास प्रोडक्शन में आ जाएगा।
अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। तो अब हमारे 5 टाइप के प्लांट लेआउट होते हैं। प्रोडक्ट और लाइन लेआउट होता है, प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट होता है, फिर कॉम्बिनेशन होता है इनका प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का। उसके बाद फिक्स्ड स्टैटिक पोजीशन बेस्ड लेआउट और ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट। बात करेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट और लाइन लेआउट की। तो प्रोडक्ट और लाइन लेआउट से आप क्या समझते हैं कि हमको मशीन और इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट करना है, लाइन में सीक्वेंस में करना है। तो पर्पस क्या रहता है इसका, क्या उद्देश्य है कि हमको प्रोडक्शन इक्विपमेंट को अरेंज करना है कुछ इस प्रकार के सीक्वेंस में, ताकि सेम सीक्वेंस में जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोसेस हो हमारे प्रोडक्ट का विदाउट एनी डेविएशन और बैक ट्रैकिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि बिना, आप बोल सकते हो बिना किसी नुकसान के। एंड दिस सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन लेआउट। इस सिस्टम को आप स्ट्रेट लाइन लेआउट भी बोलते हो। यूनिट अरेंजमेंट और प्रोडक्ट ग्रुपिंग मेथड भी इसको हम बोलते हैं। इस टाइप के लेआउट अरेंजमेंट में डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व अ स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट बट द अरेंजमेंट इज़ इन अ कॉन्टीन्यूस फ्लो। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही हो, पर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए कि फ्लो जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, प्रोसेसिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का। तो अब जब आप ऐसे अरेंजमेंट करोगे तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की जो प्रोसेसिंग होगी वो फ्लो करेगी फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सेड मटेरियल्स, जो भी मटेरियल मिलते जाएंगे, और फिर फ्लो चलता रहेगा मैन्युफैक्चरिंग का, और फिर जो है वो फिनिश प्रोडक्ट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो सेपरेट लाइन ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं हर टाइप के प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे हमें एक क्लियरली हमें यहाँ पे बताया गया है डायग्राम के थ्रू कि प्रोडक्ट ए है, यहाँ से उसको बोला गया है कि सर्विसेज दी, एंड उसके बाद कुछ इस प्रकार की यहाँ पे लाइंस बनाई गई हैं, और प्रोडक्ट बी के बारे में भी बताया गया है, एंड कुछ इस प्रकार की इसकी भी लाइंस हैं, लाइंस ऑफ ऑपरेशन इसको बोलते हैं। एंड फिर जो है जब गुड्स बनकर तैयार हो जाएंगे, देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा समझाएं तो रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले यहाँ पे गिवन है। ये रिसिप्ट ऑफ मटेरियल गया यहाँ पे प्रोडक्ट बी के लिए, ये प्रोडक्ट बी की लाइन है। फिर ये पूरा ये लाइन प्रोसेस हो के फिर ये असेंबली तक गया, जब असेंबली तक गया उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट का डिस्पैच हुआ, ये प्रोडक्ट बी के लिए था। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ए की बात करें तो यहाँ पे रिसिप्ट हुआ रॉ मटेरियल, फिर ये लाइन चली, फिर असेंबली तक गया, एंड फिर जो है पूरा ये डिस्पैच हुआ फिनिश प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। एंड प्रोडक्ट और लाइन लेआउट मोस्ट सूटेड है कॉन्टीन्यूस टाइप ऑफ इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे लगातार प्रोडक्शन होता है बिना किसी इंटरप्शन के लिए, तो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है ये। और इनकी कुछ यहाँ पे हमें बोला गया है कि एन इंडस्ट्री शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स टू अडॉप्ट प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। अब किसी इंडस्ट्री को प्रोडक्ट और लाइन लेआउट अडॉप्ट करना है तो उस इंडस्ट्री को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इट शुड बी एंगेज्ड इन द मास प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, कि यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट और लाइन लेआउट का जो ये हमारा है, इसमें क्या होगा कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो मास प्रोडक्शन में एंगेज होनी चाहिए। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन मास में होता हो, लार्ज वॉल्यूम में होता हो, तो उसके लिए ये बेस्ट सूटेड है प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। उसके बाद इट शुड इन्वॉल्व मशीन और इक्विपमेंट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कैपेसिटी टू सिक्योर बैलेंसिंग ऑफ ऑपरेशन, कि इसमें मशीन इन्वॉल्व होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, इक्वल कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकि ऑपरेशंस का बैलेंस जो है वो सिक्योर हो पाए। इट शुड एम्प्लॉय अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, कि इसमें जो है सीक्वेंस पहले से ही डिटरमाइन कर लिया जाना चाहिए। और देयर शुड बी कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए प्रोडक्शन का, और प्रोसेस जो भी अडॉप्ट कर रहे हो वो रिपीटेटिव नेचर का होना चाहिए। बात करें प्रोडक्ट और लाइन लेआउट की एडवांटेजेस की, तो यहाँ पे हमें कुछ एडवांटेजेस गिवन है। पहला है इकोनॉमीज़ इन मटेरियल हैंडलिंग, कि प्रोडक्ट लेआउट में जब हम इक्विपमेंट को अरेंजमेंट करेंगे
तो इससे क्या होगा, फ्लो ऑफ वर्क चैनलाइज होगा, और जब आप वर्क फ्लो में करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो इससे मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट बचेगी। और उसके बाद बॉटल नेक्स को ये एलिमिनेट करता है कि प्रोडक्ट लाइन लेआउट इंश्योर करता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन। यहाँ पे आप प्रोडक्शन कंटिन्यूसली करते हो, तो ये बॉटल नेक्स को क्या कर देता है, एलिमिनेट करता है। कहने का ये मतलब है कि आपका काम रुकता नहीं है, आपका काम चलता रहता है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की अगर कोई बाधा आएगी तो उसको ये एलिमिनेट कर देगा। सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग टाइम की बात करें तो कंटिन्यूस लाइन इन द सीक्वेंस स्पीड अप द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, कि जब आपका काम एकदम सीक्वेंस में चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, तो इससे आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल स्पीड अप होएगी, यानी कि स्पीड में आप काम कर रहे हो, जिससे कि बैक ट्रेसिंग नहीं हो पाएगी मटेरियल्स की, आपका मटेरियल वेस्टेज नहीं हो पाएगा उसका, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा। रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्री की बात करें तो कंटिन्यूस फ्लो जब आप करते हो प्रोडक्शन का, तो इससे इन्वेंट्री का रिडक्शन होता है, और जब इन्वेंट्री का रिडक्शन होता है तो इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है और वर्क इन प्रोसेस में। उसके बाद ऑप्टिमल यूज़ ऑफ फ्लोर स्पेस, जो भी आपका स्पेस है उसको आप ऑप्टिमल यूज़ कर पाते हो, तो प्रोडक्ट लेआउट फैसिलिटेट करता है फ्लोर स्पेस का ऑप्टिमम यूज़ आप कर पाओ। और उसके बाद इकोनॉमी इन इंस्पेक्शन, तो इस मेथड में इंस्पेक्शन कर सकते हो इजीली, एंड डिफेक्ट इफ़ एनी, अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है तो उसको आप लोकेट इजीली कर सकते हो बिना किसी डिफ़िकल्टी के। यूज़ ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, प्रोडक्ट लेआउट फैसिलिटेट करता है स्पेशल इक्विपमेंट का यूज़ एंड मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस का, जिससे आपकी कॉस्ट बच जाती है। इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ईजियर हो जाता है, आसान हो जाता है और इफ़ेक्टिव हो जाता है प्रोडक्ट लेआउट में। तो प्लांट ऑफ प्रोडक्शन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इफ़ेक्टिवली इस मेथड में। रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट की बात करें तो ये मेथड इंश्योर करता है स्पेशलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑपरेशंस का। तो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स आप एम्प्लॉय कर सकते हो ऑटोमेटिक मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ लेबर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो द रिडक्शन इन कॉस्ट इज़ फर्दर अचीव ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी ऑपरेशन अंडर दिस मेथड। तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और भी ज़्यादा जब आप अननेसेसरी कामों को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि जो काम ज़रूरी नहीं है उसको आप नहीं करोगे, तो इससे आपकी कॉस्ट बचेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, तो जब आप इन्वेंट्री सेव कर रहे हो, मटेरियल हैंडलिंग सेव हो रही है, आपका फ्लोर स्पेस सेव हो रहा है, इंस्पेक्शन, लेबर कॉस्ट, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस होएगी और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है प्रोडक्ट और लाइन लेआउट की, कि ये इनफ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर कोई चेंज करना भी पड़े आपको फ्यूचर में तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, तो इसीलिए इनफ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी होती है, बहुत मुश्किल होता है एडजस्टमेंट करना, चेंजेस अगर आ गए तो ये सूटेबल नहीं है जहाँ पे क्विक चेंजेस होते हैं, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे लगातार चेंजेस आते रहते हैं, उनको चेंजेस करने ही पड़ते हैं, तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं है मेथड। उसके बाद ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको मशीन आर नॉट अरेंज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, दिस लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ मशीन। तो इस बोला गया है कि मशीन को अरेंज नहीं किया जाता फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जिससे कि मशीन्स का डुप्लीकेशन हो जाता है डिफरेंट लाइंस में ऑफ प्रोडक्शन, रिजल्टिंग इन ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी लग जाती है। हाई ओवरहेड कॉस्ट, तो क्योंकि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मशीन्स का डुप्लीकेशन हो रहा है, और तो ओवरहेड कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी प्रोडक्ट लेआउट की। स्टॉपेज ऑफ एंटायर प्रोडक्शन लाइन, कहने का ये मतलब है कि अगर एक पॉइंट पे काम रुक गया तो पूरे पॉइंट्स पे काम रुक जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपका काम बंद पड़ जाएगा। डिफ़िकल्टी ऑफ सुपरविज़न की बात करें तो सुपरविज़न भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस मेथड में। ऑपरेशंस आर, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस में काम चलता है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए कि भाई सुपरविज़न करना। उसके बाद डिफ़िकल्टी टू एक्सपैंड, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आप अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड नहीं कर सकते एक सर्टेन लिमिट के बाद।
तो इवन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट फ्लक्चुएट मच, यहाँ पे फ्लो ऑफ प्रोडक्शन का रेट भी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता और प्रोडक्शन जो है वो हाई जाती है, कोस्ट आई मीन। आइडल कैपेसिटी की बात करें तो क्योंकि अगर इक्विपमेंट्स का डुप्लीकेशन हो जाता है तो मशीन जो है वो अंडर यूटिलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो आइडल रह जाती है, यानी कि हम उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे। अब बात करेंगे फंक्शनल लेआउट की। प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट हम इसको बोलते हैं। तो प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट से हम क्या समझते हैं, ये एक ऐसी अरेंजमेंट है जहाँ पर सिमिलर मशीन्स प्लेस की जाती हैं एक डिपार्टमेंट में फॉर वन डिस्टिंक्ट ऑपरेशन, यानी कि हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग कार्य होगा और हर डिपार्टमेंट में क्या होंगी, सिमिलर मशीन्स प्लेस की जाएंगी। तो दिस टाइप ऑफ लेआउट इज़ ऑल्सो नोन एज वन टाइप, और प्रोसेस ग्रुपिंग मेथड भी हम इसको बोलते हैं। तो देयर इज़ फंक्शनल डिवीज़न ऑफ मशीन होता है यहाँ पे एंड वर्क, एंड इस मेथड में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। तो बोला गया है एन इंडस्ट्री इज़ एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ 3 डिफरेंट प्रोडक्ट। मान लो लेट सपोज कि कोई इंडस्ट्री 3 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, ऑल ऑफ विच इन्वॉल्व 3 कॉमन ऑपरेशन, और तीनों में ही कुछ ऐसी खासियत है कि तीनों ही में एक कॉमन ऑपरेशन ज़रूर होता है। मतलब एक मशीन से बोल सकते हैं कि तीनों में ही वो मशीन ज़रूर काम आएगी, तो कॉमन हो गया, लाइक टर्निंग, हीट ट्रीटिंग एंड ग्राइंडिंग। तो अंडर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट वी में हैव वन टर्निंग डिपार्टमेंट, हमें एक टर्निंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी, एक हीट डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी और एक ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो ऑल द प्रोडक्ट विल हैव टू गो थ्रू दिस डिपार्टमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन। तो सभी प्रोडक्ट्स को जो है इन जो है डिपार्टमेंट्स से गो थ्रू होना पड़ेगा। लाइकवाइज देयर में भी अदर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट भी होंगे, लाइक वेल्डिंग डिपार्टमेंट हो गया, पेंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, कि उन प्रोडक्ट की वेल्डिंग तो होगी ही होगी, चाहे वो अलग अलग टाइप की क्यों ना हो, उन प्रोडक्ट की पेंटिंग तो होगी ही होगी, है ना, असेंबलिंग तो होगी ही होगी। तो दिस टाइप ऑफ लेआउट इज़ पर्टिकुलरली सूटेबल टू जॉब ऑर्डर प्लांट्स के लिए ये सूटेबल होता है, जिसमें नॉन रिपीटेटिव प्रोसेस होते हैं, यानी कि रिपीटेशन नहीं होती। जॉब लोड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट कैन सेफली मेक अरेंजमेंट इन फंक्शनल लेआउट। तो अब कोई जॉब लोड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसमें नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनाने हैं, तो वहाँ पे सेफली अरेंजमेंट वो कर सकते हैं फंक्शनल लेआउट में। दिस टाइप ऑफ लेआउट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन के लिए या असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज़ के लिए ये वाला लेआउट क्या है, सूटेबल नहीं है। प्रोसेस लेआउट की कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला कि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो मशीन्स का। इसमें इनिशियली कम इन्वेस्टमेंट लगती है, स्पेशलाइजेशन यहाँ पे होता है। लेसर डिसरप्शन ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन नहीं होता मशीन का, कम होता है। सुपरविज़न आप इफ़ेक्टिवली कर पाओगे, यहाँ पे आप वर्कर की स्किल्स को बेटर यूटिलाइज कर पाओगे। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी यहाँ पे कम होती है। वहीं दूसरी ओर बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड रहता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन टाइम लंबा होता है, कंट्रोल में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। यहाँ पे नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि आप किसी एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। कॉस्ट यहाँ पे आपकी बढ़ती है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड प्रोसेस लेआउट की बात करें तो ये थर्ड टाइप का हमारा लेआउट है। इट मे नॉट बी ऑलवेज एडवांटेजियस टू मेक यूज़ ऑफ आइदर लाइन लेआउट और प्रोसेस लेआउट इन एब्सोल्यूट। तो बेसिकली जो अभी हमने दोनों पढ़े, एक हमने पढ़ा लाइन लेआउट, एक हमने पढ़ा प्रोसेस लेआउट, तो उसका कॉम्बिनेशन है ये। अभी जो हमने 2 पॉइंट्स कवर करे, 2 टाइप्स कवर करें, उन दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन है ये थर्ड वाला। तो बोला गया है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कहीं पे सिर्फ प्रोसेस लेआउट हो या सिर्फ लाइन लेआउट से आप काम चला लोगे, कभी कभी आपको कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है। कीथ गुबिलेनी हैज़ वेरी राइटली सेड, इन्होंने कहा है कि मैनी बिजनेस फर्म्स फाइंड इट टू देयर इकोनॉमिक एडवांटेज टू अप्लाई बोथ दी अप्रोचेस, कि काफ़ी सारी बिजनेस फर्म्स ने ये माना है कि जब हम दोनों ही अप्रोचेस को अप्लाई करते हैं तो हमें इससे फ़ायदा मिलता है। तो अंडर दिस टाइप ऑफ प्लांट लेआउट, इस टाइप के प्लांट लेआउट में क्या होगा, सम ऑफ द मशीन में बी ग्रुप्ड इन अकॉर्डेंस विद दी प्रोसेस लेआउट। कुछ मशीन्स को हम प्रोसेस लेआउट के अकॉर्डिंगली ग्रुप करेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे लाइन में लेटर ऑन।
मतलब पहले हमने क्या करा, उनको ग्रुप्ड करा एंड देन हम उनको इंटीग्रेट करें लाइन में। तो सिमिलरली स्पेशल सर्विसेज फैसिलिटी लाइक फैब्रिकेशन हो गया, क्रेन्स हो गए, इसको हम अरेंज कर सकते हैं एज अ प्रोसेस लेआउट के तौर पे और यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन के लिए। और अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जेम्स ल्यूंडी ने बोला है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव बोथ टाइप ऑफ लेआउट। ये पॉसिबल है कि आप दोनों ही टाइप के लेआउट को एफिशिएंटली कंबाइन कर सकते हो। और इफ़ दी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड आर समवट सिमिलर एंड नॉट टू कॉम्प्लेक्स, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो उसका जो मैन्युफैक्चर्ड है। इसके बाद फोर्थ टाइप का जो हमारा आता है वो आता है फिक्स्ड स्टैटिक पोजीशन बेस्ड लेआउट। तो दिस टाइप ऑफ लेआउट इज़ कॉल्ड एज फिक्स पोजीशन या स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट बोलते हैं हम इसको, क्योंकि नीडेड मशीन, यहाँ पे ज़रूरत होती है मशीन्स की, टूल्स की, मैन पावर की, सपोर्टिंग अप्लायंसेस और सर्विसेज की, उनको हम एक साथ लाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट में और फिर जो है हम अपना प्रोडक्शन करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ लेआउट इज़ वेरी कॉमन इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइक शिप बिल्डिंग। अगर आपको शिप बिल्डिंग करनी है, एयरक्राफ्ट बनाने हैं, लॉन्चर्स बनाने हैं, हैवी मशीन्स या इंस्टॉलेशन, तो उसके लिए सूटेबल है। दिस लाइज ऑफ एक्टिविटी प्रेफर दिस अरेंजमेंट। तो इस टाइप की एक्टिविटी में इस टाइप का लेआउट बनाया जाता है बिकॉज प्रोडक्शन इनपुट्स बहुत हैवी होते हैं और बड़े बड़े होते हैं साइज़ में, तो अनवाइडली एंड नॉट सूटेड फॉर इकोनॉमिकल सेफ एंड कन्वीनियंट मूवमेंट। तो आप इनको कन्वीनियंटली मूव नहीं कर सकते, एक ही बारी में आप ला के रख दोगे एक फिक्स पॉइंट पे और चीज़ों को बनाओगे। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, डायग्रामों में गिवन है। अब इंस्टेड द रिक्वायर्ड मैन मशीन इक्विपमेंट एंड सपोर्टिंग सर्विसेज आर मूव टू द प्लेस एंड वर्क इज़ एग्जीक्यूटेड देयर। तो यहाँ पे बोला गया है यहाँ पर मैन मशीन इक्विपमेंट सपोर्टिंग सर्विसेज को मूव किया जाता है और वर्क किया जाता है फिर, और मतलब जहाँ पे भी वो बनाना है वहाँ पे। एंड दिस प्रोडक्ट आर हाईली कॉम्प्लेक्स, ये प्रोडक्ट हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी। अगर आपको शिप या प्लेन बनाना है तो 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लगेगा। और बात करें इसकी मेरिट्स की तो मैकेनिकल हैंडलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सबसे पहली मेरिट है कि मैकेनिकल हैंडलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो देयर विल बी नो हैंडलिंग ऑफ मटेरियल एज इट डज़ नॉट मूव। यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग नहीं होगा क्योंकि वो हम उसको मूव नहीं कर सकते। इट डज़ नॉट मीन दैट देयर इज़ नो मटेरियल। तो यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मटेरियल ही नहीं होगा लोकेटेड पॉइंट पे। इज़ अ मस्ट, यहाँ पे मटेरियल तो होगा लेकिन लोकेटेड पॉइंट पे होगा जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हाउएवर मॉडल्स, मशीन, मैन, इक्विपमेंट्स और अदर प्रोडक्शन फैसिलिटी को मूव करना होगा जहाँ पे भी आपको बनाना है, मतलब कन्वर्ट करना है। क्वालिटी वर्क की बात करें तो एज अ हाईली स्पेशलाइज्ड टीम की आपको यहाँ पे ज़रूरत होती है, सेट ऑफ मशीन्स इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है टू फिनिश ऑन अ मटीरियल एट अ पॉइंट, और मतलब बनाने के लिए। तो विद इंडिविजुअल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल देयर विल बी क्लोज सुपरविजन, यहाँ पे आप रख सकते हो, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो। टीम मेंबर कैन नॉट अफोर्ड टू बी लैक्स एज दे आर अकाउंटेबल फॉर द वर्क टर्नड आउट। तो यहाँ पे टीम मेंबर्स जो हैं वो अकाउंटेबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, एज दीज आर हाईली प्रिसीजन एंड कॉस्टलीस्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है, बहुत महंगे होते हैं। क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। तो अरेंजमेंट अपीयर्स वेरी रिजिड, हाँ अरेंजमेंट तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको हाईएस्ट डिग्री की फ्लेक्सिबिलिटी अफोर्ड करनी पड़ती है। और इट ऑलवेज पॉसिबल चेंजेस आर नीड बाय चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम जानते हैं टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो चेंजेस की ज़रूरत आती है, प्रोडक्ट के नेचर डिज़ाइन को चेंज करना होता है, इवन एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन भी इस पर इम्प्लाई होता है। तो परहैप्स दिस इज़ द स्पेशल मेरिट विच इज़ नॉट इजीली सीन बट एक्सपीरियंस, कि ये इसकी एक स्पेशल मेरिट है जिसको जो देखी नहीं जा सकती बट एक्सपीरियंस की जा सकती है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद मस्ट फॉर क्वालिटी एंड कॉस्टली प्रोडक्ट, तो ये ज़रूरी है क्वालिटी एंड कॉस्टली प्रोडक्ट के लिए। तो फिक्स पोजीशन होना, फिक्स पोजीशन लेआउट, वर्कआउट एंड ए प्रिंसिपल, इफ़ अब्दुल्ला डज नॉट गो टू माउंटेन, माउंटेन शुड गो टू अब्दुल्ला। तो ये एक कहावत बोली गई है कि अगर अब्दुल्ला माउंटेन तक नहीं जाता तो माउंटेन को आ जाना चाहिए अब्दुल्ला के पास। तो ऐसे ही कुछ इस तरीके से है कि बाय नेचर दिस प्रोडक्ट आर वेरी हैवी, ह्यूज, कॉम्प्लेक्स इन फैब्रिकेशन, तो यहाँ पे सेफ्टी इन्वॉल्व होती है। फिक्स पोजीशन लेआउट इज़ मोस्ट मैचिंग इन केस ऑफ सच प्रोडक्ट। अब इसकी कुछ डीमेरिट है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग है, ये ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है,
यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट सुपरविज़न और सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद बात करेंगे फिफ्थ टाइप का हमारा जो है प्लांट लेआउट होता है, जो कि है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग या फिर इसको बोलते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट। तो द USSR हैज़ फाउंड इट प्रॉफिटेबल टू इम्प्लीमेंट अनदर अल्टरनेटिव टेक्निक। तो USSR यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ की बात हो रही है। तो इन्होंने फाउंड किया एक प्रॉफिटेबल, मतलब ये माना कि हम जो है एक दूसरी और भी टेक्निक जिसको ग्रुप टेक्नोलॉजी बोला गया है, इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो ये भी फ़ायदेमंद होगा। विच इन्वॉल्व अरेंजिंग द मशीन अकॉर्डिंग टू फैमिलीज़ ऑफ कंपोनेंट्स, कि हम मशीन को कुछ इस तरीके से अरेंज करें लाइक फैमिलीज़ की तरह। ग्रुप टेक्नोलॉजी अलो वेरियस असेंबलीज टू बी मेड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द सेम कंपोनेंट्स। ग्रुप्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इट हैज़ ऑल्सो फैसिलिटेटेड ऑर्गेनाइजिंग, ये ऑर्गेनाइजिंग को फैसिलिटेट करती हैं अंडर द सेम रूफ, सेम ही जगह पे। तो कंपोनेंट ग्रुप्स लाइक सेपरेट फैक्ट्रीज़ हो गया, हैविंग नॉट ओनली सेपरेट प्लानिंग, जिनकी ज़रूरी मतलब सिर्फ सेपरेट प्लानिंग ही नहीं बल्कि सुपरविज़न, कंट्रोल और साथ में प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट भी होते हैं। तो मोर जनरली बात करें तो ग्रुप टेक्नोलॉजी को आप कंसीडर कर सकते हो, एक थ्योरी है ये मैनेजमेंट की जो बेस्ड होती है किसी प्रिंसिपल पर। किस प्रिंसिपल पर? कि सिमिलर थिंग शुड बी डन सिमिलरली, कि एक जैसी चीज़ जो है वो एक जैसी तरीके से होनी चाहिए। और इन कंटेक्स्ट टू प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो थिंग्स इंक्लूड प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्ट प्लानिंग हो गया, असेंबली, ये सब आप एक सिमिलर वे में कर सकते हो। तो एज ग्रुप टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न विद डिवाइडिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनटू स्मॉल ग्रुप। की ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है कि हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, सेल्स ऑफ मशीन में। जो टर्म है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, इसको यूज़ किया जाता है इस रिगार्डिंग। तो ईच ऑफ दिस सेल इज़ डेडिकेटेड टू अ स्पेसिफाइड फैमिली और ए सेट ऑफ पार्ट टाइप्स भी बोला जाता है इसको। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला कि यहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाता है मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स का, और कपल्ड विद अ बेटर कंट्रोल भी हो पाता है उनके ऊपर। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग बेटर एंड इफेक्टिव कोस्टिंग एंड स्टोर कंट्रोल की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है इफेक्टिव। और पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग एंड इंक्रीज डिग्री ऑफ लोकल इंटरेस्ट अमंग द वर्कर्स, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि जो हम प्रमोट कर पाएँ, जो भी लोकल इंटरेस्ट इंक्रीज डिग्री है वर्कर्स के बीच में, उनको हम प्रमोट कर पाएँ, यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी होती है। ग्रेटर डिग्री ऑफ फैसिलिटी टू चेंज द प्रोडक्शन, यहाँ पे ग्रेटर डिग्री होती है कि हम जो है चेंज कर पाएँ प्रोडक्ट की फैसिलिटी को। और मेजर एडवांटेज इज़ दैट मटेरियल फ्लो इज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, यहाँ पे जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे मटेरियल की जो फ्लो है वो इम्प्रूव्ड है सिग्निफिकेंटली, इम्पोर्टेंटली, जिससे कि डिस्टेंस जो है मटेरियल का वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हम एक ही जगह पे ला के रख देते हैं ना। और रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग एंड बेटर कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे। और उसके बाद मैनी बेनिफिट्स के साथ साथ यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं कि बिगेस्ट चैलेंज है कि डिवाइड करना पूरे इंटायर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को सेल्स में, और सेटअप करना कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट को वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और कभी कभी डिफरेंट वर्क सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं सेम मशीन और टूल्स के लिए, तो पॉसिबली रिजल्टिंग इन डिप्लीकेशन हो जाता है, और जिससे हायर इन्वेस्टमेंट हो जाती है और मशीन का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। तो ये थे आज का हमारा प्लांट लेआउट का टॉपिक। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।